चलो देखो आगे लिखते हैं, लिखो 17th ग्रुप। ग्रुप इनको कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है? हैलोजेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इनकी अक्रेंस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अक्रेंस ऑफ हैलोजेंस। फ्लोराइड के बारे में तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। फ्लोराइड आपको मिलता है मेनली इनसॉल्युबल कंपाउंड्स के फॉर्म में। फ्लोराइड सी वाटर में नहीं है। फ्लोराइड्स मैक्सिमम इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका नाम आप जानते हैं CA3PO4 फ्लोरेपेटाइट। ये बोन्स और टीथ में प्रेजेंट है फ्लोरेपेटाइट। और CaF2 को क्या कहते हैं? फ्लोरस्पार। फ्लोरीन के ये मेजर सोर्सेस हैं। तीसरा है Na3AlF6, इसका क्या नाम है? क्रायोलाइट। ये सी वाटर में नहीं होते। सी वाटर में होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। केवल फ्लोरीन सी वाटर में नहीं मिलता। फ्लोरीन के कंपाउंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर में भी, अर्थ में भी डेप्थ में मिलते हैं, ये सरफेस पे नहीं है। ड्यू टू देयर हाई डेंसिटी दे आर अंडर सम डेप्थ। तो कौन से वाटर में आपको ये मिलते हैं? वो वाटर जो ज़्यादा डेप्थ से निकाला गया हो। जो वाटर ज़्यादा डेप्थ से निकाला गया हो, तो वो वाटर अगर आप पिएंगे तो आपको फ्लोरेसिस नाम की बीमारी होगी। फ्लोरेसिस बीमारी क्या होती है? अगर वाटर में ज़्यादा फ्लोराइड आयन है, वाटर में अगर फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो CaF2 प्रेसिपिटेट होगा अगर कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में आए। कैल्शियम आयन हमारे बोन और टीथ में है, तो होगा क्या? अगर ऐसा पानी हम पिएंगे तो हमारी बोन्स में, टीथ में होल हो जाते हैं। होल हो जाते हैं, पोरस हो जाती हैं। इससे ये वीक हो जाएंगे और उस बीमारी को क्या कहते हैं? डिजीज को क्या कहते हैं? फ्लोरेसिस। तो ज़्यादा डेप्थ से अगर आप निकला हुआ पानी पिएंगे तो आपको फ्लोरेसिस नाम की बीमारी होगी। कितना वाटर परमिसिबल है, कितना फ्लोराइड परमिसिबल है वाटर में? 1 ppm। ये डाटा आपको केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ चैप्टर में मिलेगा। फ्लोराइड की जो सेफ लिमिट है वो है 1 ppm। तो गॉड ने व्यवस्था बनाई कि फ्लोराइड इनसॉल्युबल बनाए, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए अगर आप सिंपल वाटर पिएंगे तो फ्लोराइड आपकी बॉडी में नहीं आएगा। ज़्यादा डेप्थ से निकला हुआ पानी पिएंगे तो ये आएगा। और एक
एरिया है पंजाब में जहाँ ये हालात हो गए, सबसे ज़्यादा डेप्थ में पानी पंजाब में पहुँच चुका है, हरियाणा दूसरे नंबर पे है। जहाँ अंडरग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे फ्लोराइड कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा है। तो अब क्या हो रहा है, रिचार्जिंग शुरू हो गई है। अब नए मकान जो बन रहे हैं उनमें कहा कि वाटर की रिचार्जिंग करो, पानी को बेकार मत करो। इवन जगह जगह अब जो टाइल्स हैं जो सड़कों पर लगी हैं उनको निकाल के दूसरी टाइल्स लगाई जा रही हैं जिनमें बीच में होल हों, जिससे पानी बह ना जाए, अर्थ के अंदर जाए। तो ये चेंजेज हो चुके हैं। चेन्नई तो ज़बरदस्त मुश्किल में है, पानी पीने को नहीं वहाँ पर, क्योंकि लोगों ने रोड को सीमेंटेड कर दिया, घर के साइड को सीमेंटेड कर दिया, सारा ही सीमेंटेड कर दिया। फिर क्या होगा, पानी सारा बह के समुद्र में पहुँचेगा, अर्थ में तो गया ही नहीं। तो वहाँ अंडर वाटर लेवल बहुत नीचे और पानी नहीं मिल रहा। पिछले साल आपको मालूम होगा जून में चेन्नई में पीने को पानी नहीं था, लोग भागे वहाँ से। और ये हालात इस साल भी हैं। तो वहाँ पे उल्टा हो रहा है, सीमेंट को तोड़ तोड़ के अब कर रहे हैं कि पानी रिचार्ज करें, वाटर को जो रेन वाटर है उसको यूज कर लें। तो फ्लोराइड मिलता है ज़्यादा डेप्थ से निकले हुए पानी में। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रेडीमेड गॉड ने वाटर में दिए हैं। क्लोराइड मेनली NaCl के फॉर्म में है। सबसे ज़्यादा अमाउंट क्लोराइड की NaCl फॉर्म में है इन वाटर। सी वाटर में रेडीमेड होते हैं। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर पूरे सी वाटर को ड्राई कर दिया जाए, सी को पूरा ड्राई कर दिया जाए और जो सॉलिड बचे उस सॉलिड में 2.5% बाई मास NaCl ही है। एंटायर वाटर अगर रिमूव कर दें, बाद में जो सॉलिड बचेगा तो उसमें NaCl परसेंट 2.5% बाई मास। इसमें डाटा लिखा हुआ है 2.5% बाई मास। सबसे ज़्यादा NaCl ही है। दूसरा, आपको मालूम है वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से होती है? हार्डनेस होती है MgCl2 की वजह से, CaCl2 की वजह से। ये भी वाटर में प्रेजेंट हैं, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो क्लोराइड MgCl2 और CaCl2 के फॉर्म में भी है। NaCl सॉल्यूशन को स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि ये आपको एबंडेंस में मिलता है। इसको क्या कहते हैं? ब्राइन। KCl MgCl2.6H2O को क्या कहते हैं? कार्नेलाइट। ठीक है। और CaCl2 के फॉर्म में मेनली NaCl, MgCl2 और CaCl2 ये सॉल्युबल सॉल्ट हैं क्लोराइड आयन के वाटर में। तो इनमें से जो काम का है हमारे वो है NaCl। हमारी बॉडी में ये NaCl जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। NaCl में सोडियम आयन है जो यूजफुल है बॉडी के लिए। जिस वाटर में सोडियम आयन होते हैं उसको मिनरल वाटर कहते हैं। मिनरल आयन में मेनली 2 आयन काउंट होते हैं, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। तो जिस वाटर में ये 2 आयन प्रेजेंट होते हैं उस वाटर को मिनरल वाटर कहते हैं। और जिनमें ये 2 आयन नहीं है वो है डीमिनरलाइज्ड वाटर। अब अगर आप आइस को मेल्ट करके पियोगे तो क्या उसमें NaCl मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आइस बना कैसे है? अगर आप नेचर में साइकिल देखें तो क्या हुआ, वाटर की सी की हीटिंग हुई, हीटिंग से वाटर वेपर बनी। जब वो वाटर वेपर जो बनती है उसमें सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट तो नीचे ही रुकता है। इवापोरेट करता है कौन? केवल वाटर। तो वाटर वेपर बनी, वाटर वेपर कंडेंस हुई, कंडेंस होके जो हाई एल्टीट्यूड हैं उन पे जाके डिपॉजिट हुई, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, कूल हुई, आइस बन गई।
उस आइस को मेल्ट करके पियोगे तो क्या आपको सॉल्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा? आंसर है नो। तो आइस को मेल्ट करके पीना, उसमें ये डीमिनरलाइज्ड वाटर है, वो मिनरल वाटर नहीं है। तो क्या करें, ऐसी कंट्री जहां आइस ही आइस हो, तो वो आइस को मेल्ट करके उसमें बाहर से सॉल्ट मिला के बोतल में पैक कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम क्या पी रहे हैं, मिनरल वाटर। क्योंकि गॉड ने उन्हें फ्लोइंग वाटर दिया नहीं। हमारे यहाँ तो जो नदियाँ बह रही वही मिनरल वाटर है, उसको पी लो आप। तो NaCl सबसे ज़्यादा अमाउंट में, एक तो ये फंक्शन है सोडियम आयन आपको चाहिए, दूसरा है NaCl वाटर में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है एज प्रिजर्वेटिव। उस वाटर में बैक्टीरिया पैदा नहीं हो पाते जिसमें NaCl प्रेजेंट है। NaCl ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव माना जाता है। ऑर्गेनिक मतलब जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। होता क्या है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया पैदा हुआ और सराउंडिंग में है वाटर, सॉल्टी वाटर, तो जैसे ही बैक्टीरिया पैदा या सेल बनना शुरू होता है उसका एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। एक्सोऑस्मोसिस से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। तो अभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, एक्सोऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होते हैं ये आपको समझाएंगे। बट बैक्टीरिया पैदा नहीं हो पाते ऐसे वाटर में जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सॉल्ट प्रेजेंट हो। और हमने इसका यूज किया, जो पिकल बनाए हमने, अचार बनाए घर में, उसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। आप आम का अचार बनाओ, अभी सीजन आने वाला है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या डाल देते हैं, नमक, सॉल्ट डालते हैं, जिससे कि वो खराब ना हो। वो किसकी तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो NaCl फॉर्म में प्रेजेंट है क्लोराइड आयन। इसी तरह से ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन भी सी वाटर में है। आयोडाइड आयन कहाँ होते हैं, ये भी सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्म में होता है। आयोडाइड आयन कहाँ होते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में तो है, बट ये स्मॉल अमाउंट में है। आयोडाइड मेराइन लाइफ के सिस्टम में ही होते हैं, इन द सिस्टम ऑफ मेराइन लाइफ। ये हैं जैसे सीवीड्स मेनली। तो जितना आयोडीन चाहिए हमें उतना आयोडीन अवेलेबल है हमारे वाटर में। ठीक है। अब जिनके पास फ्लोइंग वाटर नहीं है वो क्या करें, आयोडीन उनकी बॉडी में जाएगा नहीं। आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है, ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है। तो वो क्या करते हैं, आयोडीन को नमक में डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम क्या खा रहे हैं, आयोडाइड नमक खा रहे हैं। पानी में डाल लिया उन्होंने मिनरल आयन, कह रहे हैं मिनरल वाटर पी रहे हैं। सॉल्ट में मिला लिया आयोडीन, तो आयोडाइड नमक खा रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट पानी पीते रहो, फ्लोइंग वाटर। गॉड ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, जो कुछ चाहिए वो वाटर में दे दिया। आप जस्ट फ्लोइंग वाटर पियो, रिवर वाटर, तो आपको कुछ नहीं चाहिए। तो हमें आयोडीन नमक खाने की जरूरत नहीं है, गॉड ने नमक दे दिया ऑलरेडी। बट हमारे यहाँ आयोडीन नमक तो एडवर्टाइजमेंट करके बेचा जा रहा है। आपको मालूम है एडवर्टाइजमेंट आते हैं आयोडीन नमक के, नहीं खाओगे तो ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। देखा है आपने ग्वाइटर नाम के केस इंडिया में? इवन गरीबों में देखा जो आयोडाइड नमक नहीं खाते? नहीं देखा होगा, देखा ही नहीं होगा। जो सिंपल पत्थर वाला नमक खाते हैं, सिंपल, वो भी, उनको भी ग्वाइटर नाम की बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होते? सिंपल है। आप अगर फ्लोइंग वाटर पी रहे हैं, हमारे यहाँ का रिवर वाटर पी रहे हैं, तो भी आपको सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन मिल रहा है। आप सिंपल नमक खाइए, आपको कोई बीमारी आयोडाइड ग्वाइटर नाम की नहीं हो सकती, होती ही नहीं है। ठीक है।
और बेचने का कारण क्या है आप जानते ही हैं। हर एक चीज़ को अगर बेचना हो तो पहले उसको एक डर पैदा करो। तो वो कहते हैं कि आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाएगी, मंदबुद्धि होंगे आप। पर हमें ज़रूरत नहीं है आयोडीन नमक की, हम सिंपल पानी पीते रहें, फ्लोइंग वाटर, तो सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम पोटेशियम आयन भी मिलेंगे, आयोडीन भी आपको मिलता रहेगा। फिर गवर्नमेंट कहती है कि हम इसलिए बिकवा रहे हैं क्योंकि इसका दूसरा काम भी है। आयोडीन अगर ज़्यादा अमाउंट में लें तो लोग इनफर्टाइल होते हैं, फर्टिलिटी रेट कम होती है। तो कई मुस्लिम कंट्रीज में तो जो आयोडीन नमक बेचने जाते हैं उनको जान से मार दिया जाता है। पाकिस्तान में आज भी ये है कि अगर आप पोलियो की दवा पिलाने जाएंगे तो मार दिए जाओगे। अभी दो महीने पहले पुरानी बात है, कितने लोग पोलियो की उनकी दवा पिलाने गए एरियाज़ में और उन्होंने उनको मार दिया जान से। तो वो क्यों मार देते हैं आयोडीन नमक वालों को, पोलियो वालों को? वो कहते हैं कि अमेरिका की चाल है, वो हमें इनफर्टाइल बनाना चाहते हैं, हमारी पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा कुछ है नहीं, हमें आयोडीन नमक चाहिए दूसरे कारण से। वो कहते हैं कि आपको बुद्धिमान बनना है, आपको ग्वाइटर नाम की बीमारी रोकनी है, पर हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो मल्टीनेशनल कंपनीज के दबाव में ऐसा करते रहते हैं सारे। WTO पे सिग्नेचर किए सरदार मनमोहन सिंह ने, उससे हम बंधे हुए हैं, तो इसलिए सब करना पड़ता है, जो जरूरी नहीं वो भी करना पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, ये तो बात हुई इनकी अक्रेंस की, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एटॉमिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में नया कुछ नहीं, जल्दी जल्दी लिखो। साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। और मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ आता है? फ्लोरीन टू क्लोरीन मैक्सिमम इंक्रीज और फास्ट इंक्रीज, फिर स्लो इंक्रीज आता है। रीजन आप सब जानते हैं, कई बार लिख चुके हैं। तो फ्लोरीन टू क्लोरीन फास्ट इंक्रीज, देन स्लो इंक्रीज। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई एक्सेप्शन नहीं, डाउन द ग्रुप रेगुलरली इंक्रीज करेगी, सॉरी डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है, और इसी में ही नहीं पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नेगेटिव होती है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाएंगे तो मोर नेगेटिव होगी, क्लोरीन के बाद नीचे जाएंगे तो लेस नेगेटिव होती जाएगी। एस्टेटीन को स्टडी में नॉर्मली लिखते नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी रेगुलरली। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर, सारे हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप अभी पढ़ेंगे, बट पीरियोडिक टेबल में तो लिख चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई होती है।
फर्दर F2Cl2Br2I2, इन पे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर का। नेक्स्ट लिखो, ऑल गैसेस आर कलर्ड। अगर गैस फॉर्म ले लें तो ये सब कलर्ड हैं, बट अगर देखें 25 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्टेंस, तो फ्लोरीन और क्लोरीन केवल क्या हैं, गैसेस। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड। और आयोडीन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड, बट दे आर कलर्ड। क्या कलर होते हैं इनके, फ्लोरीन ग्रीन कलर, येलो कलर की गैस है, और क्लोरीन येलोइश ग्रीन की, थोड़ा ग्रीन है इसमें ज़्यादा कलर, पर येलोइश ग्रीन होती है। ब्रोमीन कैसी है, आप अब तक कई बार सुन चुके हैं, रेडिश ब्राउन कलर की गैस अगर गैस फॉर्म में ले लें। और आयोडीन वायलेट कलर की। तो ये है, ये कलर्ड गैसेस हैं। कलर्ड होने का रीजन क्या है, ये तो अभी आप रेडॉक उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरलाइज करेंगे, बट अल्टीमेट बात ये है, फ्लेम टेस्ट में तो आप जानते हैं कलर का क्या रीजन लिखा था आपने एनर्जी दी, वो एक्साइट हुए, पर एक्साइटेशन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं किस रेंज में, विजिबल रेंज में। ये है इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भी यही होता है। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखें सारे गैसेस के लिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जो बिल्कुल लास्ट में ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको कहते हैं HOMO। लास्ट में जो मिलेगा वो क्या कहलाता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नेक्स्ट जो होगा उसको क्या कहते हैं, LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो विजिबल रेंज में होगा, तभी ये सारी गैसेस कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं। तो अगर इनको एनर्जी मिलेगी, इन पे लाइट इंसिडेंट होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कौन सी रेंज में, विजिबल रेंज में। कोई आपसे पूछे कि ये हेलोजन्स तो कलर्ड है बट हाइड्रोजन कलरलेस है, क्यों, तो आप यही कहेंगे कि हाइड्रोजन का जो सिग्मा 1s2 है और सिग्मा स्टार 1s0 होगा, ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये अनऑक्यूपाइड। ये है इसके लिए होमो और ये क्या है, ल्यूमो। इनके बीच एनर्जी गैप विजिबल रेंज में नहीं होगा, इसलिए H2 गैस किस तरह की गैस है, कलरलेस। नेक्स्ट है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है अमंग हैलोजेंस, सबसे ज्यादा कौन, क्लोरीन, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन, तीसरे नंबर पे फ्लोरीन, और फिर आयोडीन। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन से कम होती है। क्या रीजन है, क्यों कम होती है, लॉन पेयर रिपल्शन। लॉन पेयर रिपल्शन से ये बॉन्ड टूटता है। लॉन पेयर तो क्लोरीन ब्रोमीन के पास भी है,
तो लॉन पे रिपल्शन सिग्निफिकेंट कब है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जब इन्वॉल्व हो। नाउ वी कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज की बात थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी रिएक्शंस की बात करेंगे अब। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक तो यूज करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन को छोड़ दें तो बाकी सबके लिए -1 to +7, एक्सेप्ट फ्लोरीन रेंज क्या है? -1 to +7। और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? -1, 0, +1, ये 3 होती हैं बस। 0 ऑक्सीडेशन नंबर तो इसकी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है अगर है तो -1 सारे मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप -1 ही होती है। एक ही मॉलिक्यूल है ऐसा जिसमें ये +1 फॉर्म में आता है, वो है HOF। यहाँ ये +1 होता है और हाइड्रोक्साइड आयन पूरा माइनस होता है। ये आपको OH आयन और F+ आयन देता है, अनस्टेबल होता है। तो HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है, इसलिए HOF अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये अपने आप टूट जाता है HF में और O2 में आता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 से -1 होती है, ये रिड्यूस होता है तो O का ऑक्सीडेशन होकर O2 बनता है। HOF अपने आप टूट जाता है, HOCl ब्रेक नहीं होता, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लोरीन की -1 से +7 तक। अब -1 से +7 में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो फ्रीक्वेंटली आपको मिलती हैं? जो फ्रीक्वेंटली मिलती हैं, मिल तो सकती हैं सारी, वो तो बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा, पर जो फ्रीक्वेंट आपको मिलेंगी वो है ऑड नंबर में। -1, देन +1, +3, +5, +7, ये फ्रीक्वेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। ये ऑड नंबर में क्यों जाती हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पहले लिख चुके हैं, एक बार और देख लो। NH2NP5 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इन एलिमेंट्स का, ND-empty है, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी बॉन्डिंग किसी के भी साथ हो सकती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के भी साथ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के भी साथ ग्राउंड स्टेट में। इसलिए ग्राउंड स्टेट में 2 ऑक्सीडेशन नंबर आएंगी, कौन कौन सी? -1 और +1। ग्राउंड स्टेट में ये किसी के भी साथ बॉन्डिंग करता है, किसी के साथ का मतलब है लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए -1 +1। बट एक्साइटेड स्टेट में ये केवल, और ये क्या पूरे P ब्लॉक में यही है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग किसके साथ होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। इसलिए एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तो एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर करना पड़ेगा, तो कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी? +3 अगर एक एक्साइट हुआ, दूसरा एक्साइट हुआ तो +5 आएगी, ये भी एक्साइट हुआ तो कौन सी आएगी? +7।
कोई आपसे कहे +7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, +7 है, -7 क्यों नहीं? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप सारा डिटेल पढ़ चुके हैं, अगर आप रिवाइज नहीं करते तो भूल चुके होंगे। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आएगी जो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बने होंगे उनसे, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा बताओ? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट। दूसरा पॉइंट है, सराउंडिंग में आप ज्यादा से ज्यादा एटम एकोमोडेट करें। वो कौन से एटम होते हैं जो सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हो? स्मॉल एटम होना चाहिए, तो मेनली फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही होते हैं, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी आएगी फिर सेंट्रल एलिमेंट की? पॉजिटिव। तो जब सेंट्रल एलिमेंट अपना एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी होगी? पॉजिटिव। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं होती। तो एक तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा है मैक्सिमम कोवेलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर में एक पॉइंट रह गया, इनमें से कौन सी मोर स्टेबल होगी डाउन द ग्रुप जाने पे? +5 मोर स्टेबल होगी। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। आयोडीन की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है +5। आयोडीन का जो मोस्ट एबंडेंट ऑक्सीजन कंपाउंड मिलता है जो हम यूज करते हैं एनालिसिस में, वो है I2O5। इसकी सारी रिएक्शन आपको देखनी हो तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पेज पढ़ना, जिसमें पूरा डेरिवेशन है एनालिसिस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का एनालिसिस कैसे करते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट ऑक्सीजन को पहले हम O2 में बदलते हैं, O2 को रिएक्ट कराते हैं कोक के साथ और क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराते हैं? I2O5 से। ये प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है, आप देख लेना, मिल जाएगी प्रीवियस ईयर्स में, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो। इससे बनता है 5CO2 + I2। I2 को पता करने के लिए यूज करते हैं हाइपो, लास्ट क्लास में आप लिख चुके हैं। आपको हाइपो के डाटा दिए जाएंगे, हाइपो की हेल्प से क्या पता लगेगा? I2, I2 की हेल्प से CO, और CO की हेल्प से क्या पता लगेगा? O2। इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड में % ऑक्सीजन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला, बैलेंस रिएक्शन सब NCERT में गिवन है। अब अगर आप ईमानदारी से स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको याद होगा, क्योंकि टेस्ट में नंबर खराब आ रहे हैं इसका मतलब आप स्कूल एग्जाम में डूबे हुए हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो I2O5 को यूज करते हैं किसके एनालिसिस के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन के % अमाउंट को पता करने के लिए। और I2O5 ही क्यों? I2O4 क्यों नहीं? I2O7 क्यों नहीं? तो हमें यही कंपाउंड इसका मिलता है जिसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। तो आयोडीन +5 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी में लिखें, फ्लोरीन की तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 ही हो सकती है, 1 से ज़्यादा फ्लोरीन की कोवेलेंसी होती नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड ही नहीं कर सकता।
तो फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 1, बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 होती है। जैसे आयोडीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 उसके फ्लोराइड में भी मिल जाएगी, उसके आयोडाइड में भी मिल जाएगी। यहां 7-7 बॉन्ड बनेंगे। IF7 तो आप बना ही सकते हैं। IF7 क्या है? सिंपल है बिल्कुल, ये है IF7, पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, वो ये है कि PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल से, बट IF7 में इक्वेटोरियल लॉन्गर होता है एक्सियल से। क्यों? ध्यान दें तो एक्सियल डायरेक्शन में जितने भी रिपल्शंस हैं वो 90 डिग्री वाले हैं, बट इक्वेटोरियल डायरेक्शन में 90 वाले तो हैं, पर साथ ही साथ कौन से रिपल्शन है? 90 से कम वाले भी होंगे। भाई इसका रीजन पढ़ो आप, NCERT ही पढ़ लो मात्र। PCl5 में एक्सियल लॉन्गर क्यों होता है इक्वेटोरियल से? क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है। इक्वेटोरियल में बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, और आपस में देखें तो 120 डिग्री एंगल है, वो तो 90 से ज्यादा है, तो वीक ही होगा वो रिपल्शन फिर। तो यहां पे डिफरेंस है, ध्यान देना, यहां पे दो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच एंगल 120 डिग्री है, इसलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड का आपस में रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट। बट यहां पे इनसिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये एंगल तो कम है 90 से, 72 डिग्री है, और ज्यादा रिपल्शन है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक बार एक्सियल लॉन्गर हो, ये तो आपको देखना होगा बॉन्ड पे रिपल्शन कहाँ ज्यादा है, कहाँ सिग्निफिकेंट रिपल्शंस है। तो इसमें आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 7, तो सराउंडिंग में 7 फ्लोरीन आ गई, 7 ऑक्सीजन तो आएंगी नहीं, क्योंकि फिर तो 14 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगी? 2, I2O7 बन जाता है। I2O7 ये है सिंपल सा, एक क्रॉस लिंकिंग होगी, ये है I2O7। बट आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 7 बॉन्ड बनाए। तो जो 7 कोवेलेंसी आती है वो मेनली किस में मिलती है आपको? या तो फ्लोराइड में या फिर ऑक्साइड में। और फ्लोराइड और ऑक्साइड को कंपेयर करें तो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये थ्रू आउट करेक्ट है, P ब्लॉक हो D ब्लॉक हो, ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? 2 पॉइंट है, एक तो एक आयोडीन के सराउंडिंग में कम ऑक्सीजन एकोमोडेट करनी है, 4 ही करनी है एक आयोडीन के सराउंडिंग में, तो स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, ज्यादा एलिमेंट आएंगे सराउंडिंग में तो आपस में भिड़ेंगे,
और दो एलिमेंट या दो ग्रुप भिड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टेरिक स्ट्रेन। तो एक तो ऑक्साइड में स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड होती है। किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? डबल बॉन्ड की। इसलिए ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे? फ्लोराइड से। ये तो 7 कोवेलेंसी की मैं बात कर रहा था। अब आपसे कहें कि ClF7 नहीं बनता, IF7 बनता है, क्यों? 7 कोवेलेंसी तो हो सकती है क्लोरीन की, तो 7 फ्लोरीन एकोमोडेट नहीं होती, Cl2O7 बन जाएगा। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कोवेलेंसी 6-7 आ जाएगी, सॉरी कोवेलेंसी। तो ऑक्साइड में तो सारे ही आ जाएंगे क्योंकि 4 ही ऑक्सीजन एकोमोडेट करनी है। क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, ऑक्साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर फ्लोराइड और ऑक्साइड में देखें तो मैक्सिमम कोवेलेंसी फ्रीक्वेंटली किस में मिलेगी आपको? ऑक्साइड्स में। दो रीजन है, एक तो कम ऑक्सीजन एकोमोडेट करनी है और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड भी है, तो इसलिए ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं फ्लोराइड से। तो ये 2 पॉइंट हमें यूज करने केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लिखें सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सारे हैलोजेंस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे और फ्लोरीन की रिएक्शन तो हाइड्रोजन के साथ डार्क कंडीशन में हो जाएगी। क्लोरीन और ब्रोमीन को रिएक्ट कराने के लिए सनलाइट चाहिए। और आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करना चाहता, आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आप याद करें आयनिक इक्विलिब्रियम को, तो ये इक्विलिब्रियम लिखा होगा आपने आयोडीन के ही साथ। तो फ्लोरीन की रिएक्शन डार्क कंडीशन में होती है और एक्सप्लोसिव नेचर की रिएक्शन, इनफैक्ट ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन कांटेक्ट में आ जाए तो एक्सप्लोजन होता है। इसका रीजन ये है कि जो HF बॉन्ड एनर्जी है वो HH से ज्यादा है और FF से तो बहुत ही ज्यादा है। प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है HF। आपको बॉन्ड एनर्जी याद हो आ रही हो बॉन्डिंग चैप्टर में, HF एक्सेप्शनल है। HF की बॉन्ड एनर्जी HH बॉन्ड से ज्यादा होती है। बॉन्ड तो लॉन्गर है। अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? HF बॉन्ड की। HH वीक, ये बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ HF बॉन्ड की ज्यादा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा। यश बताएगा क्यों?
याद नहीं। कौन बताना चाहेगा? आर्यन बोलो। कशिश बताओ। कोई भी? आपकी नोटबुक में प्रिंटेड होगा, ढूंढ लेना जाके। रीजन ये है सिंपल सा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इन पे चार्जेस डेवलप होते हैं, और चार्जेस डेवलप होने की वजह से इनमें एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डेवलप होता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड पेयर एक एटम की ओर शिफ्ट करेगा। बॉन्ड नहीं टूटा, बॉन्ड तो वही है, बट बॉन्ड पेयर एक एटम की ओर शिफ्ट कर गया। तो इनमें कौन सा करेक्टर आता है? आयनिक करेक्टर। इस आयन के डेवलपमेंट की वजह से, चार्जेस की वजह से एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आता है, उसकी वजह से HF स्ट्रॉन्गर हो जाता है HS से। आपको करना क्या है, मैं बार बार बताता रहा हूं, कई बच्चे पूछते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूं, नंबर नहीं आते। आपको करना क्या है, नोटबुक में बॉन्ड एनर्जी टॉपिक जब मैंने लिया होगा बॉन्डिंग चैप्टर में, उसको पूरा पढ़ें एक बार, फिर पेन पेपर उठाएं और लिखें उसको पूरा। बगैर देखे अगर आपने लिख लिया तो आपको आता है, नहीं लिख पाए तो नहीं आता। आप कर तभी पाएंगे जब बगैर देखे उसको एक बार लिखेंगे पूरा कंसेप्ट, ये है, कंपेयर ऐसे करते हैं। वरना वही होगा, प्रिंटेड रहेगा नोटबुक में, अभी 6 महीने बाद पेपर होगा, फिर भूल जाएंगे। तो HF बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, लेफ्ट हैंड साइड बॉन्ड वीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी आपको पता ही है, क्लोरीन ब्रोमीन से भी कम है, तो इसलिए रिएक्शन एक्सप्लोसिव है। HF HCl HBr में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि HF की बनने से एक्सप्लोजन क्यों होता है। प्रोडक्ट साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना, लेफ्ट हैंड साइड वीक बॉन्ड है, इसलिए एक्सप्लोजन हुआ। क्लोरीन ब्रोमीन ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, इंटरमीडिएट है। आयोडीन आप जानते हैं II बॉन्ड वीक है, बट HI भी वीक है, इसलिए ये भी टूटता है अपने आप, ये भी अपने आप टूटता है, तो दोनों तरफ चलती रहती है रिएक्शन। तो II भी वीक है, HI भी वीक है, दोनों तरफ चीजें कब जाती हैं, जब मैं कहूँ आप संभालो, आप कहें मैं संभालूं, यही चलता रहे तो वो दोनों तरफ चलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। अब HF HCl HBr पे भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एक करके लिखें जल्दी जल्दी। जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा? HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे HI का, सबसे कम किसका? HCl का। HF का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है अपने ग्रुप में, क्यों है मैक्सिमम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, बाकी में H बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। दूसरा है इनके एसिड करेक्टर, वो तो जानते ही हैं आप, एसिड स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है इनमें से? HCl। केवल HF को वीक एसिड माना गया है अकॉर्डिंग टू आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसका Ka 10⁻⁴ ऑर्डर का होता है। उन एसिड को वीक माना गया है जिनका Ka, वीक एसिड की पहचान क्या है बताओ?
जिनका Ka 10⁻³ या इससे कम हो, ये वीक एसिड की पहचान है। तो HF, HCl, HBr, HI में वीकेस्ट एसिड कौन? HF। नेक्स्ट रिड्यूसिंग पावर, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। ऑक्साइड और फ्लोराइड क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन? HI। HI स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि HI बॉन्ड वीक है। आप पूरी ऑर्गेनिक में देखेंगे जगह जगह आप HI ही यूज करेंगे। HI कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको इसके लिए चाहे तो एक एग्जांपल लिख लें। ये ग्लूकोज है, कितने CHOH ग्रुप होते हैं? 4, और फिर CH2H। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगर इसको HI के साथ हीट कर दें तो ये हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल हेक्सेन बनता है। सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या बन जाते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। HI ठीक है, HI स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं समझा आपको पिछला कुछ भी पता नहीं है। आप लिख लें, डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे। डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे। और पीरियड में एसिड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। अगर आपके पास CH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, OH बॉन्ड हो, FH बॉन्ड हो, इनकी एसिड स्ट्रेंथ देखनी हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन? FH, क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, या ये कहें कि बॉन्ड पेयर को खींच लेगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सारे सेम पीरियड के हैं। तो अगर सेम पीरियड के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि बॉन्ड लेंथ से डिसाइड नहीं हो सकता। बॉन्ड लेंथ तो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। डाउन द ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड लेंथ से डिसाइड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का डाउन द ग्रुप कोई यूज नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। और ये बात तो हम 16th ग्रुप में भी लिख चुके हैं। H2O, H2S, H2SE एसिड स्ट्रेंथ नहीं लिखी इनकी। डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो टेस्ट में जो नंबर आ रहा है उससे पता लगता है कि कितना ईमानदारी से तैयारी होती है। बार बार कहने पे कि रीडिंग नहीं करना, लर्निंग करना, बट ये चेंज जिसमें आएगा वही रैंकर बनता है। और ये चेंज लाना, माइंड सेट को बदलना सबसे मुश्किल काम है। आप बार बार वही करेंगे जो आपकी आदत है। तो डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मैं क्या बात कर रहा था इनकी? अच्छा, HF, HCl, HBr इनकी प्रॉपर्टी की बात। एक तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया एसिडिक करेक्टर, देन रिड्यूसिंग पावर, और एक और प्रॉपर्टी आप लिख लें, वो है डाइपोल मूवमेंट। इनका डाइपोल मूवमेंट भी थोड़ा डिफरेंट चलता है।
डाइपोल मूवमेंट में ट्रेंड में डिफरेंट ये है, इरेगुलरिटी है, ध्यान देना। जैसे CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, इनके डाइपोल मूवमेंट अगर आप कंपेयर करें तो किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है? CCl बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है किससे? CF बॉन्ड से। लिख लें ये। क्यों CCl बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है? तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अकेला चार्ज नहीं देखना, साथ में D को भी देखना। ऐसे भी कह सकते हैं आपकी CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट किससे ज्यादा? CH3F से। तो आपको मालूम है कि फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाने पे क्या होता है? बॉन्ड लेंथ में सडन इंक्रीज आता है। बट क्लोरीन से ब्रोमीन पे जाए तो बॉन्ड लेंथ डिसाइडिंग नहीं होती। क्लोरीन से ब्रोमीन पे जाए तो बॉन्ड लेंथ डिसाइडिंग नहीं होती। क्लोरीन से ब्रोमीन पे जाए तो चार्ज सेपरेशन क्यू ही डिसाइड करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लोरीन टू ब्रोमीन साइज में इंक्रीज स्मॉल है। तो जो बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट दिखेगा, जो डी का इफेक्ट दिखेगा, वो कहां पे नजर आएगा? ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन। जहां बॉन्ड लेंथ में ज्यादा इंक्रीज आएगा इसलिए डी डिसाइडिंग होगा, और कहीं पे डी डिसाइडिंग नहीं होता। क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन नहीं, फ्लोरीन टू क्लोरीन। तो पहले नंबर पे CCl, दूसरे नंबर पे आता है CF, फिर CBr, देन CI। ठीक है। बट अगर आप HF, HCl, HBr, HI में देखें तो ट्रेंड बिल्कुल सिंपल है, ऊपर से नीचे तक एक ही आता है। लिखो आप, HF सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। ये CF और HF बॉन्ड में डिफरेंस क्यों? ट्रेंड तो एक सा होना चाहिए ना। C की जगह अगर H ले लें तो उसमें कोई चेंज नहीं। HF, HCl, HBr, HI डायरेक्ट डिक्रीज है टॉप टू बॉटम। यहां इरेगुलरिटी नहीं है। तो पॉइंट क्या है? क्यों H और F में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और C और F में डिफरेंस अगर आप कंपेयर करें H और F एंड C और F, तो क्या वो इक्वल डिफरेंस होंगे? HF एंड CF। आंसर है ये डिफरेंस H और F का ज्यादा होगा। तो इसलिए HF, HCl, HBr में तो Q ही सब कुछ करता है हाइड्रोजन के साथ। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने लगे वहां पे किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है? बॉन्ड लेंथ की। तो हर जगह एक ही चीज नहीं लेना है और ज्यादा केस नहीं करने। बस HF या ऑर्गेनिक में आपको ये मिलेगा, बस इन्हीं में से ही आना है, इससे बाहर जाना ही नहीं। यही याद रह जाए तो बड़ी बात है। ठीक है। तो ये तो बात हुई रिएक्शन विद हाइड्रोजन और इनके हैलाइड बना लिए आपने। एक और पॉइंट है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन कंपाउंड जो है वो पेयर फॉर्म में मिलता है। HF होल ट्वाइस मिलता है, HF होल 4 मिलता है। HCl, HBr, HI इस तरह से क्यों नहीं मिलते? ये नहीं मिलते
ये इस तरह से डाइमर या टेट्रामर या पॉलीमर फॉर्म में क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। है अलग अलग मॉलिक्यूल बट ऐसे लगता है कि ये पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। और एच बॉन्डिंग का एक और कंसीक्वेंस है, वो ये है, आपसे कहें KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHCl2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? KHBr2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो KHF2 जो हम लिखते हैं रियलिटी में, हमें ऐसे लगता है कि ये इस तरह से है K प्लस एंड HF2 नेगेटिव। HF2 नेगेटिव नाम का एनायन रियलिटी में होता नहीं। KHF2 है क्या? इसमें K प्लस आयन है, H माइनस आयन है, सॉरी HF है और F माइनस आयन है, ये पार्टिकल है। इसको इकट्ठा करके क्या लिख देते हैं? KHF। अब ये जो HF2 आयन आप लिखते हैं, आपको मालूम है कि फ्लोरीन ऑक्टेट तो एक्सपेंड कर नहीं सकता, एक ही बॉन्ड बनाना है, तो फिर ये HF2 आयन कैसे दिख रहा है आपको? तो रियलिटी में HF मॉलिक्यूल और F माइनस के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इससे स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड नहीं होता। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये पूरा सिंगल आयन की तरह दिखता है। इसको हम लिख देते हैं HF2 माइनस। तो ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे लगता है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ही बन गया हो, इसलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं और हम पूरा KHF2 लिख सकते हैं। क्या ऐसा क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में पॉसिबल है? आंसर है नो, क्योंकि वहां H बॉन्डिंग ही नहीं होनी। तो KHCl2 नहीं मिलेगा, KHBr2 नहीं मिलेगा। तो ये HF की H बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है इस आयन को बनाने में, या इनको डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करने की। तो ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन। दूसरा लिखो जल्दी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वही डील करना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। फ्लोरीन के कौन से ऑक्सीजन कंपाउंड बनते हैं? आप ऑक्सीजन में लिख चुके हैं ऑलरेडी, OF2 एंड O2F2। फ्लोरीन के ऑक्सीजन कंपाउंड बनते हैं OF2 एंड O2F2। और कौन मोर स्टेबल है? बोलो। OF2 ज्यादा स्टेबल है। आप वहां सब लिख चुके हैं। ये दोनों फ्लोरीन कंपाउंड्स ऑक्साइड नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? फ्लोराइड्स। OF2 एंड O2F2 को कहते हैं फ्लोराइड्स। ये फ्लोराइड्स हैं, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। दूसरा पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों ऑक्सीडेंट होते हैं, और उनमें कंपेयर करें तो फ्लोराइड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन ऑक्साइड्स। तो जैसे आपके पास कोई स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है और उससे आपको प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप रिएक्शन कराते हैं इनसे O2F2 से। ये बहुत बढ़िया फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। प्लूटोनियम बच गया किसी स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में, उसको रिकवर करना है
तो O2F2 से रिएक्शन कराते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। इनफैक्ट OF2 और O2F2 जीनॉन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जीनॉन आप जानते हैं रिएक्ट नहीं करना चाहता, जीनॉन किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहता। कौन सी गैस है? इनर्ट गैस। बट O2F2 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है कि ये जीनॉन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आसान है इसको ब्रेक करना। ये नेसेंट फ्लोरीन का सोर्स है, ऐसे आप सोचें, ये नेसेंट फ्लोरीन का सोर्स है। ये अपने आप टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 3। ऑक्सीजन के पास 2, और दोनों सेकंड पीरियड के। तो ये O2 में ब्रेक होता है और नेसेंट फ्लोरीन देता है। ये नेसेंट फ्लोरीन के चलते नॉन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो भी इनर्ट गैस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जरा सोचिए, बाकी की बात अगर मैं करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने Ca और O2F2 को रिएक्ट कराया, इधर तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। यहां तो दोनों ही रिएक्ट करना चाहते हैं, कैल्शियम भी और O2F2 भी। एक ऑक्सीडाइज होना चाहता है और एक ऑक्सीडेंट है। तो इनडायरेक्टली आप सोच सकते हैं कि जो इनर्ट गैस को ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी सबके साथ क्या होगा। तो O2F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, बट ये फ्लोराइड लेस स्टेबल है। कंपेयर करें अगर कंपाउंड्स, तो आयोडीन के ऑक्सीजन कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम फ्लोरीन के। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑफ देयर ऑक्साइड्स। इर्रेगुलरिटी है। इर्रेगुलरिटी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, ये केवल MOT से एक्सप्लेन हो सकती है। तो एक्सप्लेनेशन तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। NCERT वालों ने स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने इसको लिख दिया मिडिल रो एनोमैली। अब इसका मतलब क्या है वो तो बड़ी बात है, बट उन्होंने ये वर्ड लिख के आगे निकल गए। वो सीधा सा पॉइंट ये है कि इस इर्रेगुलरिटी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वी हैव टू राइट देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन वी कैन एक्सप्लेन। बट पॉली एटॉमिक की MOT आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका रीजन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। आप ट्रेंड याद रखें। आयोडीन के सबसे ज्यादा स्टेबल, बट कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं वो आप लिख ही चुके हैं। फ्लोरीन क्लोरीन आपके सिलेबस में है। Cl2O बनता है, Cl2O3 बनता है, Cl2O5 बनता है, Cl2O7 बनता है, और ClO2 भी बनता है। ये क्लोरीन के ऑक्सीजन कंपाउंड, ये सब ऑक्साइड हैं, इनको क्लोराइड नहीं कहेंगे। एक प्रॉब्लम बॉन्डिंग बेस्ड है, आप बॉन्डिंग में कर चुके हैं। मामला वही है, किसको क्या याद है? H2O, F2O एंड Cl2O, इन तीनों में ऑक्सीजन के अबाउट बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। आपकी नोटबुक में प्रिंटेड है, आप ढूंढ लेना बॉन्डिंग चैप्टर में।
F2O, Cl2O एंड H2O में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना अबाउट ऑक्सीजन। बोलो मैक्सिमम किसमें? मैक्सिमम Cl2O में। बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका रीजन है सराउंडिंग में ये लार्जेस्ट एटम का होना। क्लोरीन की साइज सबसे ज्यादा है तो ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। Cl2O में ऑक्सीजन के अबाउट बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। F2O और H2O में कंपेयर करें, दूसरे नंबर पे कौन? H2O। क्यों? O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो तीनों में O है। O और H को कंपेयर करना है। आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। O और H को कंपेयर करें और यहाँ पे O और F को कंपेयर करें। डिफरेंस ये है O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, इसलिए बॉन्ड पेयर O के पास आएगा। यहाँ F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बॉन्ड पेयर किसके पास आएगा? F के पास। किस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा? H2O में। फ्लोरीन की साइज को कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, साइज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। सेकंड पीरियड के एलिमेंट की साइज स्मॉल ही होती है, वो भी एक्सट्रीम राइट में है तो और कम होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की साइज कंसीडर नहीं करना है। तो H2O और F2O में H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लिख लें और आप आंसर करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर बताऊंगा आपको, सोचें। Cl2O एंड ClO2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। लिख लो ClO2 एंड Cl2O। इनमें ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं कि Cl2 पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। सारे ऑक्साइड्स में केवल Cl2 ही पैरामैग्नेटिक होता है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, वो सब के सब कैसे होते हैं? ठीक है, Cl2O7 आप बना सकते हैं, अभी I2O7 आपने बनाया था, ये Cl2O7 है। अब क्या करो, एक एक दोनों क्लोरीन पे ऑक्सीजन कम करते जाओ और एक ऑक्सीजन कम करके उसकी जगह लॉन पेयर बना दो। ये क्या बन गया बताओ? Cl2O5। एक एक ऑक्सीजन कम करते जाओ, लॉन पेयर बनाते चले जाओ, आपको सारे ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। ये Cl2O5 हो गया। Cl2O3 कैसा होगा? ये Cl2O3 हो गया। Cl2O अभी आपने बना ही लिया। इन सब में एक कॉमन बात है, कॉमन बात यह है कि क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। चाहे Cl2O7 हो, चाहे Cl2O5 हो, चाहे Cl2O3 हो, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सब में क्या है? sp3।
क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आप बॉन्डिंग में कर चुके हैं, आयोडीन एक स्पेशल सॉलिड बनाता है I4O9। ये आयनिक सॉलिड होता है, ये आयनिक सॉलिड है। आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं? ये भी आपके बॉन्डिंग चैप्टर में लिखा मिलेगा आपको। इसमें प्रेजेंट है I3+ आयन एंड IO3 होल थ्राइस 3 नेगेटिव, टोटल 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आयनिक सॉलिड है, इसमें I3+ आयन है और IO3- आयन है। इसे कहते हैं आयोडेट आयन। IO3 आयन अगर आप ले लें अकेला तो ये है आयोडेट आयन, आयोडेट। और IO4- क्या होता है? पर आयोडेट। इनके जो एसिड है वो भी आप इनको अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं। IO3 होता है आयोडिक एसिड और HiO4 क्या होता है? पैरायोडिक। तो ध्यान देना, इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त लैंग्वेज है। इसको क्या पढ़ते हैं आप? पीरियोडिक टेबल। इसको क्या पढ़ते हैं? पैरायोडिक एसिड। इनकी स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है? 100% सेम, फिर भी दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। तो अंग्रेज खुद नहीं जानते कि जो बोल रहे हैं उसकी स्पेलिंग क्या लिखें। तो ये आयोडेट आयन और ये क्या है? पैरायोडेट आयन। तो ये आयनिक सॉलिड है I4O9। इसमें आपसे मैंने उस बॉन्डिंग चैप्टर में ये पूछा था कि एनायन में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जितने भी ऑक्सो एनायन हैं या जितने भी ऑक्साइड हैं सभी जगह हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आप चाहें तो बना सकते हैं। सॉरी, I डबल बॉन्ड O, एक O- बना लें, एक लॉन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया आप सबको? तो ये तो ऑक्साइड की बात हुई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद हेलोजन। ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया अभी? 10 बज गए। लिख लो रिएक्शन विद हेलोजन। कहीं क्लास है आपकी, जाना है? चलो अच्छी बात है। लिखो आप रिएक्शन विद हेलोजन। पेपर में तो छुट्टियां भी 2-3 दिन की, सारी डेट शीट मेरे पास पड़ी हुई है। लिखो रिएक्शन विद हेलोजन।
हैलोजन के साथ रिएक्शन, तो इनके कंपाउंड्स बनते हैं XX टाइप, XX-3, XX-5 एंड XX-7। ये 4 कैटेगरी है इनके कंपाउंड्स की। पहले में तो हैलोजन कोई भी हो सकता है सेंट्रल एलिमेंट, बट यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट फ्लोरीन नहीं हो सकता। इन तीनों में सेंट्रल एलिमेंट फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फ्लोरीन? क्योंकि वो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करता। फ्लोरीन को तो एक ही बॉन्ड बनाना है। तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, आप सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे F2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे, ClF बनेगा। अगर आप फ्लोरीन की अमाउंट बढ़ाते चले जाएं तो ClF3 बन जाएगा। फ्लोरीन की अमाउंट और बढ़ाते जाएं तो ClF5 तक बनता है, ClF7 नहीं बनता, बट ClF5 तक बन जाता है। बट आयोडीन के साथ ले लें फ्लोरीन को एक्सेस में, ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ, तो सीधे रिएक्शन कहां जाके रुकेगी? IF7 पे। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये कैटेगरी है कंपाउंड्स इनके बनते हैं। इनके बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आए हैं, इनके एनायन के, कैटायन के और इनके खुद न्यूट्रल मॉलिक्यूल के। इनकी रिएक्टिविटी पे क्वेश्चंस आया, ध्यान दें। XX- ज्यादा रिएक्टिव होता है X2 से। इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है। केवल इसका एक एक्सेप्शन है और वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन XX- से भी ज्यादा रिएक्टिव। बाकी कोई भी हैलोजन ले लो, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी XX- से भी ज्यादा। क्यों? रीजन अभी है, स्वयं आप लिख ही चुके हैं। लॉन पेयर रिपल्शन से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है और इसको बनाना है साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फ्लोरीन इस एक्सेप्शन में आता है। तो जैसे आपसे कोई कहे कि F2, Cl2 एंड ClF, इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करो, आप बता दोगे कौन ज्यादा रिएक्टिव? F2 सबसे ज्यादा, फिर ClF, देन Cl2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फ्लोरीन में हटाता हूं, आपसे कहूं कि क्लोरीन